हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आपस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज ऑल यू नो गैडबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ कैसे प्रिपेयर किया था और भी बहुत सारी चीज़ों को उनके ही थ्रू। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक क्वालिफाइड विद रैंकर स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैंने गेट पी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मेरी कैटेगरी रैंक 138 है और मेरी कैटेगरी ओबीसी है और मेरी ऑल ओवर रैंक 324 है। 324 है आपकी, 324। Yes. मुझे ये बताइए कि आपने पहली बार कब सुना था गैट बी का नाम, या पहली बार आपको कब ख्याल आया कि गैट बी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर के मंथ में ही मैंने गेट पी एग्ज़ाम के बारे में सुना था कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर अगर आपको आगे परसीव करना है, आपका इंटरेस्ट है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसे मेरा मन आईआईटी जैम देने का था, बट जब तक मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तब तक उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुका था। तो मेरे पास गेट भी ऑप्शन था। मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया और एग्ज़ाम दिया। ओके, तो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर एग्ज़ाम दिया और जिसके तहत आपने जो है इस एग्ज़ाम्स को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर लिया। अब मुझे जी ये सर। बताओ कि ये जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस जो है वेरियस वास्ट हमें देखने को मिलता है, बड़ा देखने को मिलता है। तो आपने किस तरीके यस से पढ़ा था फिर? सर, मैंने कुछ ज़्यादा एडवांस तैयारी नहीं की थी, मैंने बहुत बेसिक्स तैयारी की थी। एक तो ये आपका 11-12 का जो बेसिक है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप बेसिक ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो एडवांस तो कैसे पकड़ाएगा। तो अभी जो मेरे रैंक और मार्क्स आई है वो सिर्फ इस बेसिस पे आई है कि मैंने 11-12 का बेसिक्स अच्छे से किया। ओके, तो आपने जो है 11th 12th का बेसिक अच्छे से किया है, उस बेस से यस। आपकी जो है रैंक आई है। चलिए, बहुत यस। बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जो सेक्शंस बी होता है जिसमें आपको वेरियस सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी, किस तरीके से आपने पढ़ा था उन सब्जेक्ट्स के लिए? हुँ। सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ईच क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होता है। लेकिन अगर उसमें भी आप अच्छे से बेसिक्स पढ़ोगे तो आपको कुछ ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने बेसिक्स ही किया था, तो उसकी बेसिस पे भी मैंने सेक्शन बी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। और ओके। हमें ऑप्शन भी रहता है उसमें कि आपको आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब आप तो हिंदी मीडियम से है, तो फिर गैडबी का जो एग्ज़ाम आता है तो वो पूरा प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम में होता है, तो फिर आप को मतलब दिक्कत तो आई होगी, तो उस दिक्कत से कैसे आपने मतलब प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया? डेफ़िनेटली मुझे दिक्कत आई। मैंने पूरी स्कूलिंग 12th तक की मैंने हिंदी मीडियम से की है। इवन मैंने ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से ही किया है। लेकिन हाँ, जब मैं तैयारी कर रही थी तो फिर उसके तो बाद मैंने जो हाँ, टॉपिक्स तो मैंने ऑब्वियसली हिंदी में पढ़े थे क्योंकि वो समझने के लिए आपको आसान होता है। लेकिन हाँ, मैंने जो 11th-12th की एनसीईआरटी थी वो इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट की थी। मोस्टली बायोलॉजी की, ताकि वो टर्मिनोलॉजी अ, जो बायो में बेसिक टर्मिनोलॉजी थे वो क्या है। तो उस चीज़ में मेरे को है कि मुझे टॉपिक तो पहले था, लेकिन जब मैंने बुक को पढ़ना किया तो मुझे थोड़े-थोड़े क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हो गए। बेसिकली ये है कि आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ओके, हाँ वो तो है, मतलब टाइम तो देना ही पड़ता है जब चीज़ें आपको सीखनी ही है तो। यस। हाँ, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर अब हिंदी से है प्रॉपरली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कतें कैसी, मतलब कौन कौन सी दिक्कतें आई, क्योंकि मोस्ट ऑफ हिंदी वाले बच्चे यही सोच के इस एग्ज़ाम को
ड्रॉप करते हैं कि यार ये प्रॉपरली इंग्लिश में है। तो फिर आपको क्या लगता है, आपको उन दिक्कतों से आपने कैसे सामना किया, उनसे ओवरकम किया? वो चीज़ें जो है बाकी बच्चों के लिए भी फ़ायदे की होगी, तो बताओ आप थोड़ा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को फोबिया रहता ही है कि हम इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे कैसे। इवन पहले मेरी ये हालत थी कि मैं बायो के जो लेक्चर्स होते थे इंग्लिश मीडियम वाले वो समझ भी नहीं पाती थी। तो मैंने आप बुक पढ़ना स्टार्ट की अपनी एनसीईआरटी की इंग्लिश में, ताकि मुझे टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जानना। उसके बाद मुझे धीरे-धीरे लेक्चर समझ आने लगे। तो आप अगर टाइम दोगे उसको तो आपको एक पॉइंट पे चीज़ें समझ आने लग जाएँगी, अच्छे से समझ आने लग जाएँगी। टाइम तो देना पड़ेगा। तो आपको जो आप है पहले से ही सोच के बैठ जाओगे कि इंग्लिश हमें समझ नहीं आएगी, तो डेफ़िनेटली नहीं आएगी। तो मतलब आप आपके माइंडसेट से जो है यहाँ से इन चीज़ों से ओवरकम करते हो। जी, टाइम तो आपको लगेगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़ॉर्म होने में, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, डेफ़िनेटली हो पाएगा। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे ये भी। तो मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करते थे, रिवीजन आप कैसे करते थे, मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे? जैसे पहले थ्योरी पढ़ी, लेक्चर देखा, किसी जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उठा लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेके जाते हैं। सबसे पहले तो मैं लेक्चर देखती थी, उसके बाद मैं बुक पढ़ती थी। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि लेक्चर देखा, बुक पढ़ा, लेकिन बुक आपको ऐसे पढ़नी है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पढ़ दिया, लेक्चर देखा उसके बाद पढ़ दिया। आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, आप उस शॉर्ट नोट्स बना सको कि आपको क्या चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि एक बार में ही पता चल जाएगा। आपको एटलीस्ट 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में मुझे क्या चीज़ याद नहीं रह रही है। तो उसको मैं अलग से नोट डाउन करती थी, या तो मैं अपनी बुक में ही उसको नोट डाउन कर लेती थी, क्योंकि वो ईज़ी हो जाता है। जैसे जितने ज़्यादा सोर्स रखेंगे कि बुक अलग है, कॉपी अलग है शॉर्ट नोट्स की, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी बुक्स में जो जगह रहती थी, उसमें जो पॉइंट रहते थे, जो हम बार-बार भूल जाते हैं, उनको नोट डाउन करती थी। और जब मुझे लगता था कि हाँ, मेरे को ये जल्दी से रिवाइज़ करना है, मैं खाली उन पॉइंट्स को पढ़ती थी, जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा, लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि अब जो भी नए एस्पिरेंट्स है, जो भी नए दोस्त है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे तुम? की पॉइंट ये है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम दोगे तो चीज़ें अपने आप समझ आएगी और रिज़ल्ट भी आएगा। हो सकता है रिज़ल्ट में आने में टाइम लगे, जो कि मुझे भी लगा, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि आप आगे का क्या सोच रहे हो तुम? सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम फिर से अपीयर करूँ, और मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहती हूँ। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट आपको और आपके फ्यूचर के लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको। थैंक यू सो थैंक मच फॉर यू। शेयरिंग।